नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर करेंगे, जहां पर जम्मू संभाग में सेना ने सीमा सुरक्षा बढ़ा दी है। कम बर्फबारी के चलते घुसपैठ का खतरा अब बढ़ चुका है। इन्फिल्ट्रेशन जो है होने की आशंका जताई जा रही है। इनपुट्स भी इसी तरह के देखने को मिल रहे हैं और घुसपैठ का खतरा क्योंकि बढ़ गया है, जिसके चलते कि अब जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है। ड्रोन और ग्राउंड सेंसर से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जिला राजौरी और पुंछ जिलों में विशेष पेट्रोलिंग लगातार जारी है। सिर्फ राजौरी और पुंछ ही नहीं, तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जिनमें कि उधमपुर कठुआ एरियाज फॉल करते हैं, डोडा किश्तवाड़ भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन तमाम एरियाज के अंदर लगातार गश्त और बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बर्फबारी कम हुई है और इसके चलते इन्फिल्ट्रेशन का जो खतरा है वो थोड़ा सा और बढ़ गया है। इसी के चलते चाहे मैदानी क्षेत्र हैं जैसे कि सांबा है, जम्मू है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए इलाके हैं, आईबी के पास है, चाहे एलओसी के पास इलाके हैं, वहां पर लगातार गश्त बढ़ा दी गई है। जम्मू क्षेत्र में इस सर्दी के अंदर कम बर्फबारी के बीच में भारतीय सेना ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। तमाम जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर सतत निगरानी और गश्त तेज कर दी गई ताकि किसी भी घुसपैठ की कोशिश को रोका जा सके। अधिकारियों ने बताया है कि ऊंची पहाड़ियों, घने जंगलों और अन्य मार्गों पर संघन गश्त की जा रही है और इस सर्दी में बर्फ कम होने के चलते घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते कि खास तौर पर जिला राजौरी और पुंछ में चौकसी और बढ़ा दी गई है। सेना ने ड्रोन और ग्राउंड सेंसर्स के साथ साथ तमाम आधुनिक निगरानी उपकरण तैनात किए हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज कर सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइटन किया गया है। धुंध और कोहरे के अंदर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए 2400 घंटे पेट्रोलिंग लगातार जारी है। सैनिकों के पास सर्दियों के विशेष उपकरण मौजूद हैं और पर्याप्त स्टॉक भी उनके पास है। और वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, एसओजी, बीएसएफ और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं एकजुट होकर लगातार काम कर रही हैं। इस हवाले से और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी आसिफ रशीद ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, आपसे जानना चाहूंगी विंटर्स का प्लान क्या कुछ है सिक्योरिटी एजेंसीज का, क्योंकि इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, विभिन्न इलाकों के अंदर विशेष रूप से जो मैदानी इलाके थे वहां पर तलाशी कार्रवाइयां तो चल ही रही थी, ऑपरेशंस कंटिन्यू थे, लेकिन सीमावर्ती जो बेल्ट पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ी क्षेत्र है, जो समुद्री आप लेवल से देखेंगे या सी लेवल से हजारों फीट की बुलंदी पर हैं, बहुत हाइट्स पर, उन इलाकों के अंदर भी इस तरह के इनपुट्स मिले हैं कि जो कल भी हमने डिस्कस किया था कि उन जंगलों के अंदर जो काफ़ी डीप फॉरेस्ट माने जाते हैं वहां पर ऑपरेशंस करने की ज़रूरत इसीलिए महसूस की गई क्योंकि घुसपैठ के प्रयास लगातार जारी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले ये खबरें थी कि विभिन्न जगहों पर लॉन्चिंग पैड्स के जरिए अलग अलग स्थानों को चुना गया है, आइडेंटिफाई उस तरफ से किया जा रहा है जहां पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इस बार ग्रुप्स टूटे, शिफ्ट होते हुए भी हमने देखा, इस तरह की खबरें आई, इंटेलिजेंस सोर्सेज ने इस बात की भी आधिकारिक रूप से जानकारी दी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे इन पहाड़ी इलाकों के अंदर अगले कुछ दिनों के दौरान अभी उतनी ज्यादा बर्फ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे जो उत्तरी सीमाएं हैं, चिल्लाए कलान में 40 से 50 दिनों की कड़ाके की ठंड में जब बर्फ की सफेद चादर होगी तो वहां ऑपरेशंस कई बार मुश्किल होते हैं, विजिबिलिटी लो रहती है, जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए इस चीज का फायदा सीमा पार से लोगों की तरफ से उठाई भी जाती है। और इस बार बिल्कुल भी ऐसी खबरों को, ऐसी रिपोर्ट्स को दरकिनार सिक्योरिटी एजेंसियां नहीं कर रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। और इन सब के बीच में अब ड्रोन सर्विलेंस जहां जहां जरूरत पड़ रही है, एयर सर्विलेंस जहां जहां जरूरत पड़ रही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहले के मुकाबले ग्रिड और मजबूत किया जा रहा है। और पर डे 100 से 120 के आसपास तो ऑपरेशन हो ही रहे थे, लेकिन निचले इलाकों में जहां पर ऑलरेडी आप 120 या 180 से 120 के बीच ऑपरेशंस पर डे देख रहे थे, सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा इस वक्त तवज्जो इसलिए गई है, ज्यादा फोकस इसलिए है, अगले 2 से 3 या 4 हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण है। बर्फबारी के दौरान भी कई एक इलाकों में आप नॉर्दर्न बेल्ट से शुरुआत करेंगे, कुपवाड़ा वाली साइड से, नौगाम वाली साइड से, उड़ी बारामूला की तरफ आएंगे, गुरेज सेक्टर से आएंगे, उन तमाम इलाकों से होते हुए राजौरी, पुंछ और जम्मू संभाग का जो निचला इलाका है, इंटीरियर बेल्ट, इस तमाम एरिया में चौकसी बरती जा रही है। सिर्फ इस बात के लिए भी कि जो पहले कैंप्स थे, कैंप्स उतने ही हैं, संख्या थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन अभी भी उन रिपोर्ट्स को बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है कि परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में किसी भी खतरे को भांपते हुए सुरक्षा एजेंसियां कहीं पर भी ये बिल्कुल नहीं महसूस कर रही हैं कि थोड़ी बहुत भी ढील देने की जरूरत है। दूसरा, ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से 3 के अंदर हालात बिल्कुल खतरनाक बने हुए हैं, जहां पर इंटीरियर इस वक्त अपने जो उनके
मामले हैं या अपना एक तरह का क्राइसिस है जिसमें केपीके के अंदर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है, पीओके के अंदर भी हालात ठीक नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इस सिचुएशन का फायदा कई लोग उठाकर वहां से इस तरफ भी निकलने के प्रयास कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए रीजनल, पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एक एक नुक्ते पर नजर रखते हुए ये स्ट्रेटेजीज तैयार की जा रही हैं जहां पर गश्त या फिर ऑपरेशंस में तेजी हो रही है। बिल्कुल आसिफ, अब देखिए जो डेंस फॉरेस्ट एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, उन पर निगरानी बढ़ाई गई है। वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा की जो बेल्ट है, अगर हम वो देखेंगे, वहाँ पर भी लगातार निगरानी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के जवान वहाँ पर भी काम करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है जिसके चलते कि इन्फिल्ट्रेशन होती है, जैसे सुरंग के नीचे से जो है इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है। तो इनको लेकर कैसे गश्त बढ़ाई जाएगी कि इन जरियों से या फिर इन रास्तों से इस साइड पर इन्फिल्ट्रेशन ना हो? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां पर एयर सर्वेलेंस बढ़ाई गई है, ड्रोन का ज्यादा उपयोग पहले के मुकाबले किया जाने लगा है। ग्राउंड सेंसर्स का मकसद ही यही होता है कि पता चले उन इलाकों के अंदर अगर कहीं पर अंडरग्राउंड टनल के जरिए भी घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं तो इस बात को बिल्कुल भी आप दरकिनार नहीं कर सकते कि वो ऑपरेशन जरूरी नहीं है। प्लस 24 घंटे पहले घटना हुई, पुराने कुछ लोग जो यहां से सीमा पार चले गए थे वापस लौटे अखनूर प्रगवाल के अंदर, जहां एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन बिड को नाकाम किया गया। इसका मतलब यह है कि सर्दियों से कुछ पहले और कुछ बाद, ये बीच वाला पीरियड बहुत चैलेंजिंग सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। उन इलाकों के अंदर ज्यादा फोकस है। साथ साथ ये भी जानकारी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जो जो इलाके सीमा पार नजर आते हैं, सेना की तरफ से लगातार इसलिए भी नजर रखी जा रही, निगरानी में तेजी हुई है क्योंकि पाकिस्तान ने एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स बहुत सारी जगहों पर कर रखी, यानी उकसावे वाली कार्रवाई आप इसको समझते हैं जब मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्कस करते हैं। तो इसलिए भी उन इलाकों पर ज्यादा नजर है। रिक्रूटमेंट्स यहां कम हुई तो ज्यादा प्रेशर उस तरफ से है और जब जब जम्मू कश्मीर के अंदर खामोशी होगी तब तब इन्फिल्ट्रेशन, खराब हालात या फिर एनकाउंटर्स की एक कोशिश, ऑपरेशंस की एक कोशिश सरहद पार से की जाती है। उसका एक नतीजा हमने 2 दिन पहले भी देखा। फिर से ये कार्रवाइयां होंगी, लेकिन जिन इलाकों में जो पुराने रास्ते रहे हैं, जिनको ट्रेडिशनल रूट्स भी माना गया, हीरानगर से लेकर कुपवाड़ा, उड़ी, बारामूला, नौगाम से लेकर राजौरी, पुंछ तक, लाम सेक्टर है, नौशहरा सेक्टर है, शाहपुर सेक्टर है, कंडी बेल्ट है, इन तमाम इलाकों के अंदर पुराने रास्ते हैं। उन तमाम एरियाज को पर्टिकुलरली इस वक्त फोकस है कि उन्हें सील किया जाए। जैसे जरा सी बर्फ पड़े तो मेजर चैलेंज, और फिर लो विजिबिलिटी का भी फायदा उठाया जाता है जहां पर 100 से 200 मीटर तक देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सीमावर्ती इलाकों में हाइट पर एरियाज हैं, धुंध है, कोहरा है, जंगल है। ये सारी परिस्थितियां मद्देनजर रखते हुए इन ऑपरेशंस को आप इंटेंसिफाई अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि और होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आसिफ रशीद। यहाँ पर अपडेट कर रहे थे किस तरीके से गश्त बढ़ा दी गई है, चाहे हम इंटरनेशनल बॉर्डर के प्लेन्स की बात करें, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट एरिया, हाई रीचेस की बात करें, जहाँ पर कि इन्फिल्ट्रेशन की बिड हो सकती है। इन तमाम इनपुट्स के चलते अब और ज़्यादा गश्त बढ़ा दी गई है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर एक तरफ टेररिज्म को लेकर लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ नार्को टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई भी अब जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। ड्रग्स के काले कारोबार के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज हो गई है। राजीव नगर में ड्रग तस्करों की 10 संपत्तियां ध्वस्त की गई हैं। पुलिस प्रशासन ने 10 करोड़ रुपए की संपत्ति मिट्टी में मिला दी और अभियान के अंदर राजस्व विभाग की टीम मौजूद थी। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो कर्मी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। उनकी तरफ से भी इस संयुक्त जो जॉइंट ऑपरेशन था उसके अंदर हिस्सा लिया गया। ड्रग्स के काले कारोबार के खिलाफ जम्मू के अंदर मुहिम तेज है और जम्मू पुलिस की ये मुहिम जोर पकड़ती जा रही है, जहां पर इसी कड़ी में जम्मू की जो प्रशासन है, खास तौर पर पुलिस प्रशासन, उनकी तरफ से राजीव नगर में ड्रग तस्करों के 10 घरों को ध्वस्त किया गया है। इनमें 3 ट्रिपल स्टोरी भवन है और एक दुकान भी शामिल है, जिनकी ये अनुमानित कीमत अगर हम बात करें तो मार्केट रेट 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ये अभियान जिला मजिस्ट्रेट जम्मू राकेश मिन्हास और एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह और उन्हीं के साथ साथ इनके निर्देशन पर ये तमाम जो ऑपरेशंस है वो चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि राजस्व विभाग की टीम मौजूद थी, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस के अधिकारी मौजूद थे और अन्य सशस्त्र बलों के भी यहाँ पर जो बाकी के जो फोर्सेस हैं वो यहाँ देखी गई। अधिकारियों के अनुसार इन घरों का निर्माण ड्रग कारोबार से अर्जित जो धन है और अवैध तरीके से जो धन है उसके इस्तेमाल की वजह से ये घर बनाए गए। कई बार चेतावनी देने के बावजूद भी संदिग्ध जो ड्रग तस्कर है उन्होंने गैर कानूनी गतिविधियां नहीं छोड़ी, गैर कानूनी गतिविधियां जारी रखी, जिसके बाद की पुलिस ने कहा कि ऐसी कार्रवाई
भविष्य में भी जारी रहेगी। स्थानीय लोगों ने इस कदम को सुरक्षित समाज की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है, जबकि कुछ प्रभावितों ने कहा कि उनके घरों का जो यहाँ पर ध्वंस किया है उनके दोष रहित होने के बावजूद भी हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आज राजीव नगर में एक 10 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो यहाँ पर ध्वस्त की गई। और सिर्फ संपत्ति ही नहीं, ये जो जिन लोगों के घर तोड़े हैं, जिनकी दुकानें तोड़ी हैं, उन लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो इन चीज़ों में सम्मिलित नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं पुलिस के पास कुछ ठोस इनपुट्स हैं और इनपुट्स के आधार पर और कई बार ऐसे मामले भी दर्ज किए जाते हैं और विटनेसेस और आई विटनेसेस और उसी के साथ प्रूफ पुलिस के पास है, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई। क्योंकि किसी का घर ध्वस्त करना कोई छोटी बात नहीं है, जाहिर सी बात है ठोस सबूत होने के चलते ही ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया गया पूरे समाज के आगे कि जो लोग भी ड्रग तस्करी के अंदर इन्वॉल्व हैं या वो ड्रग्स के बेचने खरीदने का काम करते हैं या फिर वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए आगे आने वाले वक्त में बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा खतरा सामने आ सकता है। एक तो उनकी जो उनकी यहाँ पर हेल्थ है, जो उनका स्वास्थ्य है, उनका जीवन है, उस पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग ड्रग्स बेचने का काम करते हैं, जो धन इससे अर्जित करते हैं और इस धन से जो बड़े बड़े मकान, बड़े बड़ी दुकानें और बड़े बड़ी संपत्तियां खरीदते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है। सरकार की तरफ से खुली चेतावनी दी गई और एक बहुत बड़ा उदाहरण समाज के सामने पेश किया गया कि जो लोग भी लीगल चीजों के अंदर इन्वॉल्व है उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सुरनकोट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल बिजनेस के चलते और ये जो इसका चलन है वो बढ़ रहा है, इसके बीच में साइबर फ्रॉड की घटनाओं ने दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी है। आए दिन ठगी के मामलों के सामने आने की वजह से व्यापारियों की नींद उड़ गई है और इस मुद्दे पर व्यापार मंडल ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल भुगतान प्रणाली जहां कारोबार को आसान बनाती है, वहीं साइबर फ्रॉड एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वो इस ओर ध्यान देकर दुकानदारों को राहत पहुंचाए। साथ ही पुंछ प्रशासन और पुलिस से मांग की गई है कि साइबर क्राइम के मामलों में सख्त कार्रवाई कर दोषियों को कड़ी सजा सुनाई जाए, ताकि व्यापारी बिना डर के डिजिटल कारोबार कर सके। बैंक हैं ये 15 से 20 दुकानदार जो हमारे भाई हैं, इस वक्त वो सख्त परेशान है। व्यापारी भाई तो पहले ही परेशान था, एक नया क्राइम जो है वो शुरू हो गया है। अब एक आदमी अकाउंट में पैसे डालता है, दुकानदार भाई को ये तो पता नहीं होता ये पैसा किसका है, कहां से आया है, क्योंकि हम तो आदमी का फेस ही देखते हैं और जब वो पैसे ट्रांसफर करता है तो हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। हम तो इससे ज्यादा चर्चा में पड़ते ही नहीं कि ये पैसा कहां से आया है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी लाइन लगी है, जब कोई पैसे डालता है उसको किसने डाले, कहां से डाले, ऐसी बड़ी परेशानी सुरनकोट के अंदर आ रही है। मैं मुतलका हुकूमत से, बिलखुसूस मुतलका एसएसपी पुंछ से, डीसी पुंछ से और यहाँ की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उससे गुजारिश करूंगा कि ये जितने भी बैंक के हजरात, जम्मू कश्मीर बैंक हो या यहाँ पे जो भी बैंक हैं, ये मैक्सिमम केसेस जो है ये सीसी लिमिट है या सीसी अकाउंट्स है, इन अकाउंटों से भी पैसा डिलीट करना मैं ये समझता हूँ गलत बात है। अगर किसी का गलत पैसा है आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। अगर मेरा दुकानदार भाई गलत पैसा रिसीव करता है आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन एक दुकानदार अपना सामान बेच रहा है, उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बैंक उस पैसे को उस अकाउंट में शामिल नहीं करता है, ग्राहक सामान भी दे देता है, सामान का भी लॉस होता है, पेमेंट का भी लॉस होता है और डबल नुकसान जो है वो मेरे दुकानदार को हो रहा है। मैं बता रहा था, देखिए इस वक्त तमाम चीजें ऑनलाइन है। 10 रुपए का बिजनेस एक मूंगफली बेचता है तो 10 रुपए भी ऑनलाइन पेमेंट जाती है। यहाँ पर स्कैनर्स पे पेमेंट होती है, अकाउंट्स में डायरेक्ट पेमेंट जाती है। जबकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि डिजिटल सिस्टम है क्या, डिजिटल सिस्टम यही है कि ऑनलाइन। इस वक्त मैक्सिमम हिंदुस्तान के अंदर ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर 100% ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही है। अगर ऑनलाइन में इतना फ्रॉड होगा तो आम आदमी, आम दुकानदार कहां जाएगा। सुरनकोट अस्पताल में एक बार फिर से सर्जरी सेवाएं शुरू हो गई हैं, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। पहले मरीजों को इलाज के लिए पुंछ या जम्मू जैसे दूरदराज इलाकों में जाना पड़ता था, जिससे कि उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सर्जरी बहाल होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताते हुए इसे सराहनीय कदम बताया।
क्षेत्रवासियों ने इसके लिए सुरनकोट के माननीय विधायक का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके प्रयासों और हस्तक्षेप से ही अस्पताल में सर्जिकल सेवाएं एक बार फिर से शुरू हो सकी हैं। वहीं पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुरनकोट ने भी विधायक का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके सहयोग और उनके मार्गदर्शन से ये संभव हो पाया है। जी, ये हायर अथॉरिटी का बड़ा शुक्रिया है कि यहाँ बीमारों के लिए एक आसानी फराहम की गई है, एनेस्थेटिक्स मैनेज किया गया है। इसमें वर्दी डीसी साहब का और वर्दी एमएलए साहब की कोशिशों की वजह से बहुत कोशिशें की हैं एमएलए साहब ने कि यहाँ एनेस्थेटिक्स हो और बीमारों को टाइम पे सर्जरी हो, उनका इलाज हो, क्योंकि हमारे पास अच्छे सर्जन मौजूद हैं। आज 4 ऑपरेशन हुए। मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि वो अच्छे डॉक्टरों की सर्विसेज का बेनिफिट लें, हॉस्पिटल आएँ। हर किस्म की सहूलियात मौजूद हैं यहाँ, फ्री इलाज है यहाँ। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि वो इस गवर्नमेंट जो बेनिफिट दे रही है लोगों को, उसका बेनिफिट उठाएं। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैन पावर की बहुत कमी है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की, चाहे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा सुरनकोट हो, एनेस्थेटिस्ट की स्पेशली आप लोगों की भी डिमांड है। और ये मैं भी कहूँगी कि अगर हमें और एनेस्थेटिस्ट और एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस आएंगे तो हमारे पास ट्रेंड बच्चे हैं जो आ सकते हैं, यहीं के लोकल हैं, वो काम करना भी जानते हैं और करना चाहते हैं वो, ठीक है, वो करना चाहते हैं। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोगों से कि थोड़ा सा हमें कंसिडरेशन में लाएं, ताकि ओवरबर्डन कोई भी ना हो और जो प्रोलॉन्ग लिस्ट जब हम देते हैं पेशेंट को तो वो सफ़र नहीं करें। तो हम जितनी सर्जरीज हम करना चाहें। मंडी तहसील के बाजार में अलग अलग जगहों पर सड़कों के बेहद करीब लगे बिजली के ट्रांसफार्मर लोगों के लिए गंभीर चिंता और खतरे का कारण बन गए हैं। खासकर मेन बाजार से बीच में जो तमाम बाजार हैं और अन्य बाजारों में लगे ये ट्रांसफार्मर आम राहगीरों, दुकानदारों और खासकर स्कूली छात्रों के लिए किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने इस स्थिति पर गहरी चिंता और गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि ये ट्रांसफार्मर बेहद ही संवेदनशील जगहों पर सड़क के बहुत करीब लगे हैं, जहां दिन भर लोगों की भारी भीड़ रहती है और स्कूली बच्चों समेत आम लोगों का आना जाना भी लगातार लगा रहता है। उन्होंने बिजली विभाग से ट्रांसफार्मर को तुरंत सड़क से दूर किसी सुरक्षित जगह पर लगाने या फिर इनके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा बांध बनाने की मांग की, ताकि कोई हादसा यहाँ पर ना हो पाए। यहाँ पर जो मैंने 2 ट्रांसफार्मर देखे, एक तो ये बाजार के लास्ट में है और एक बड़ी बाजार में है। इनका बहुत ही खतरा है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग गांव से आते हैं, उनको खासकर बाजार में आने में दिक्कत भी होती है। और ट्रांसफार्मर जो है बिल्कुल रोड के किनारे पर है, किसी टाइम भी कुछ भी हादसा हो सकता है। और स्कूल से बच्चे निकलते हैं, उनको भी खतरा है। एक्शन साहब पुंछ से ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि या तो इनको कहीं बाजार से दूर नस्ब किया जाए या इनकी प्रोटेक्शन की जाए, इनको तारबंदी की जाए, ताकि आवाम को जो है खतरा ना हो। ये जो ट्रांसफार्मर हमारे 2-3 यहाँ पे लगे हुए हैं मेन मार्केट में, इसमें ये मेन रोड पे हैं। जैसे बाईपास पुल के नज़दीक आप देखोगे ट्रांसफार्मर हमारा लगा है वहाँ पे। मेरी डिपार्टमेंट से ये गुजारिश रहेगी कि इनको रोड से शिफ्ट किया जाए। अगर शिफ्ट करना मुनासिब नहीं है तो मेरी फिर उस अपना मामले में ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको फेंसिंग किया जाए। और थोड़ा ऊपर भी आप देखेंगे वहाँ पे मंदिर मंडी उस मार्केट में भी एक ट्रांसफार्मर जो है वो भी रोड साइड है। इनको रोड साइड से अगर शिफ्ट किया जाए थोड़ा दूरी पे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़े वाले ट्रांसफार्मर में तो इसमें माल मवेशी लोगों के मतलब भेड़ बकरी इंसान खुद मतलब जो है शहर के वो भी इसके नज़दीक जाते रहते हैं। और अक्सर छोटे बच्चों को जब छुट्टी होती है, यहाँ पे हमारे स्कूल 2-4 भी हैं, उनका भी हमें खतरा रहता है कि कहीं छोटा बच्चा कोई मतलब अनजाने में हाथ लगा के वो कहीं मौत का मुंह ना देख ले। तो इस वजह से हमारी ये गुजारिश रहेगी। सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बयान करती है। थाना मंडी के चपरन डार इलाके में स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इसकी जीती जागती मिसाल है। वर्ष 1983 में स्थापित ये स्कूल अब 2013 में मिडिल स्कूल बना, लेकिन आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। 50 से अधिक छात्रों वाला ये स्कूल केवल एक कमरे में संचालित हो रहा है और इसी कमरे में स्कूल का कार्यालय,
पहली से 8वीं तक की कक्षाएं, मिड डे मील की रसोई और स्टोर भी चलाया जाता है। जगह की कमी के कारण बच्चों को कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से यहां पर अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके। जहां कमरे में बच्चे भी बैठते हैं, मिड डे मील भी वहां तैयार किया जाता है और रिकॉर्ड भी वहां ही है। और गवर्नमेंट की तवज्जो में डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि बिलखसूस ये छपरा नडार मनियाल भी में ये स्कूल है, इसके लिए जो है हमें रूम दिए जाएं, हमें इसके लिए जगह भी हमारे पास है, जगह का तयन किया जाए और हमें यहाँ कम से कम 5 या 6 कमरे की ज़रूरत है। और ये 5वीं तक स्कूल था, उसके बाद ये मिडल हुआ है। हम वहाँ हाई स्कूल की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि वहाँ बड़ा फारफलंग एरिया पड़ता है, कालस है, करियोट है, अजमताबाद, मनिहाल ए बी से वहाँ से बच्चे जो हैं वो उस स्कूल में जाते हैं। लेकिन स्कूल में लोगों को वहाँ टीचर भी अच्छे हैं, लोग वहाँ बच्चों को भेजने जाते हैं, लेकिन वहाँ जगह की वजह से स्कूल न होने की वजह से हम इस वक्त इतना परेशान है। हमने डीसी साहब को भी रेजोल्यूशन 3 बार, जब हमारी पंचायत थी, पंचायत की रेजोल्यूशन मैंने अपने मेम्बरान को साथ लेकर वहाँ डीसी साहब को इसकी रेजोल्यूशन दी। वो रेजोल्यूशन की कापियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन इस वक्त तक गवर्नमेंट की कोई भी तवज्जो नहीं है। मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस स्कूल की तरफ तवज्जो दी जाए और यहाँ हमें स्कूल जो है वो दिया जाए। यहाँ कम से कम 6 कमरों की ज़रूरत है। हमें ग्राउंड की भी वहाँ जगह है, वहाँ ग्राउंड बनाने के लिए हमें पेमेंट वो फंड नहीं दिया गया है, स्कूल के लिए फंड नहीं दिया गया है। स्कूल के लिए फंड दिया जाए और वहाँ स्कूल बनाया जाए, ताकि हमारे बच्चे आज इस सर्दी में एक कमरे में 8 क्लासें नहीं चल सकती हैं। 7 क्लास की स्टूडेंट हो। मेरे स्कूल का नाम है मिडिल स्कूल छपनरदार और हमारे एक ही रूम है, वहीं पे हम बैठते हैं और एक वहीं पे हमारा मिड डे मील बनता है और हमारे टीचर का ऑफिस वही है। हमें गवर्नमेंट से यही गुजारिश की जाती है कि हमें भी 2-3 रूम और चाहिए जब हम आगे पढ़ सके। और जब सर्दी होती है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है बैठने में, तो हमें छुट्टी की जाती है, तब इनको छुट्टी कर दी जाती है बच्चों की। और बच्चों की जो पढ़ाई भी है वो भी सफ़र हो रही है। इसी वजह से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट पता नहीं उन प्राइवेट स्कूलों से कमीशन लेती है या किस वजह से वो बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। इसी कारण जा रहे हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे ना उनके बैठने के कोई बंदोबस्त है, ना उनका कोई रहने का, ना कोई कुछ भी करने का यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है। जो लोकल बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, इसी वजह। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।